हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 में हम अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज पढ़ रहे थे। इसमें हमने मेरिट्स पढ़ ली थी एलपीजी पॉलिसी के, यानी कि उसकी अच्छाइयाँ पढ़ ली थी, और लेकिन उसके साथ कुछ उसकी डिमेरिट्स भी हैं। ये तो सभी जानते हैं कि 1991 में जो इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे डूबते हुए इकोनॉमी को एलपीजी पॉलिसी ने बचाया। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई, जिसे आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ में फर्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट ने नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, ध्यान नहीं दिया। 1991 की जो पॉलिसीज़ है उसमें जो पॉलिसीज़ बनाई गई इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। लार्ज एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड एज सीरियस नेग्लेक्ट एंड इट्स ग्रोथ रेट हैज डिप्लीटेड to a miserable low level 2 to 3% per annum। तो एक जो बहुत बड़ा सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, जहां जनता हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है अबाउट 52%, तो अब भी तो वो इतना बड़ा सेक्टर, उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जिससे कि उसकी ग्रोथ रेट घट करके एक अपनी बहुत मिजरेबल कंडीशन में आ गई, यानी बहुत बुरी कंडीशन में आकर के 2 से 3% तक पर एनम तक रह गई। दूसरी बात, वाइडनिंग गल्फ बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज। जो रूरल और अर्बन, यानी कि रूरल का मतलब है गांव की, अर्बन का मतलब है शहर की, तो दोनों की इकोनॉमी के बीच में, दोनों की आर्थिक स्थिति के बीच में एक क्या हो गया, गल्फ बन गई, यानी कि घाटी बन गई, यानी कि कहने का मतलब खाई बन गई, दोनों में बीच में दरार आ गई। इट इम्प्लाइज स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, और इससे क्या है कि गरीबी का जन्म हुआ, यानी कि गरीबी ज़्यादा फैली। कहने का मतलब है कि रूरल एरियाज के लोग पर ध्यान न देने, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान न देने का मतलब है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो वो और शहर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं होगी। अर्बन एरियाज में कंपनीज लगी, इंडस्ट्रीज लगी, उनको व्यापार के नए मौके मिले, तो उन्होंने तो अपनी कंडीशन को बहुत अच्छा कर लिया। और जो किसान लोग थे, जो अर्बन मतलब रूरल एरिया के लोग थे, वो नहीं कर पाए, तो उनमें एक बहुत बड़ी खाई बन गई और उससे गरीबी का जन्म हुआ, यानी कहने का मतलब है गरीबी ज़्यादा फैली। और तीसरा पॉइंट है स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर मस्ट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज बिकॉज। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ अगर स्लो होगा, कम होगा, तो वो हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री के ग्रोथ में भी रुकावट का कारण बनता है। कैसे बनता है? पहला है इसमें सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो रॉ मटेरियल का सोर्स होता है, वहाँ से रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को जाता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं होगा तो रॉ मटेरियल भी अच्छी सप्लाई नहीं जा पाएगी। दूसरा, सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही लेबर सप्लाई जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जाती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं होगा तो वो लेबर सप्लाई अपनी अच्छी वहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं जा पाएगी वहाँ से। तीसरी बात, डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी कौन करता है ज़्यादा? एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। जैसे कि वो भी जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, और इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, बहुत सारी यूरिया हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज में बनती हैं, वो सारी कहाँ यूज होती हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होती हैं। तो वो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो वो इन चीज़ों को परचेज नहीं कर पाएंगे, तो उसका भी जो इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पड़ता है। तो अब उसके बाद दूसरा, तो ये एक तो ये इसकी कमी रही। दूसरी कमी क्या है? अर्बन
अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का था, यानी कि जो एलपीजी का जो कंसंट्रेशन था वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा था। जो भी इंडस्ट्रीज लगती हैं वो सारी अर्बन एरियाज में ज़्यादा लगती हैं क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। तो ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन अर्बन एरियाज, जो भी कंसंट्रेशन रहा इंडस्ट्रियल एरियाज का, इंडस्ट्रीज लगाने का, वो कहाँ रहा? अर्बन एरियाज में रहा। क्यों रहा? ऑल एमएनसीज आर फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरियाज वेयर दे फाइंड फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एंड वाइडनिंग द रूरल अर्बन गल्फ। कहने का मतलब है जितनी भी एमएनसीज हैं, एमएनसीज का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज को कहा गया अपनी यहाँ लगाइए, विदेशों से कंपनियां यहाँ इंडिया में लगी, तो उन्होंने जो अर्बन एरियाज को ही सेलेक्ट किया क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की फैसिलिटीज हैं वो आराम से उन्हें मिल जाए अपनी कंपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। तो उन्होंने इसलिए रूरल एरिया पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे रूरल अर्बन गल्फ जो है वो और ज़्यादा बड़ी हो गई। जो शहर और गांव के बीच की जो दरार है या खाई है वो और बढ़ गई। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है रूरल अर्बन गल्फ इम्प्लाइज इकोनॉमिक ड्यूलिज्म विच डिपेंड सोशल ड्यूलिज्म एज वेल। जो अर्बन रूरल के बीच की जो खाई है, यानी कि गांव के और शहर के लोगों के बीच की जो दरार है, वो जो है वो इकोनॉमिक ड्यूलिज्म, क्या इम्प्लाइज इकोनॉमिक ड्यूलिज्म, तो वो आर्थिक दोहरापन पैदा करती है। तो आर्थिक दोहरापन का मतलब है कि शहर के लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, गांव के लोगों के पास कम पैसा है, इस तरह की कुछ नीति वो जो है दो तरफा बात मतलब दोहरापन पैदा कर देती है। विच डिपेंड सोशल ड्यूलिज्म एज वेल, और जो फिर कहाँ सोशल डिपेंड यानी कि वो सामाजिक दोहरापन भी लाती है, जो उसके बाद वो फिर सामाजिक समाज भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जब इकोनॉमिक कंडीशन दो हिस्सों में बढ़ जाती है गांव और शहर के बीच में, तो उसी के अनुसार समाज भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जो एक समाज के हमारे सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है। और तीसरा है कल्चरल इरोजन, हमारी संस्कृति का नुकसान हुआ। कल्चरल इरोजन का मतलब होता है हमारी संस्कृति का नुकसान हुआ। एलपीजी की जो पॉलिसीज़ के यूज़ करने मतलब लागू करने से वो क्या हुआ? एवरीबडी वांट्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड रिच। हर व्यक्ति जो है वो इकोनॉमिकली रिच बनना चाहता है, इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। उसके लिए उसे चाहे अपने समाज को, अपने परिवार को, सबको छोड़ना पड़े। और जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इन्होंने हर मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को काफ़ी अच्छा कर दिया। लोग पैसे के लिए दौड़ने लगे और उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी कमाने की। तो उन्होंने जो है अपने समाज को और अपने परिवार को, सब चीज़ों को किनारे कर दिया, जो कि हमारे एक समाज, अब हमारी संस्कृति का ह्रास है, यानी कि संस्कृति का नुकसान हुआ। इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड रिच। हर व्यक्ति इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और रिच बनना चाहता है। रिगार्डलेस ऑफ दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द फैमिली और द सोसाइटी, चाहे उसके लिए उसे अपनी फैमिली और चाहे सोसाइटी उसको रिगार्डलेस यानी कि उसका कोई इज्जत ना करनी हो या उसके कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी हो, उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको वो नहीं लेना चाहता, वो केवल रिच और इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। दूसरी बात, लॉयल्टी टूवर्ड्स द फैमिली एंड सोसाइटी, जो उसकी फैमिली और सोसाइटी के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उसकी, विच यूज टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड द इंडियन सोशल कल्चर, जो हमारे इंडियन सोशल कल्चर को मजबूत बनाती हैं। यानी कि एक व्यक्ति की सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां जो होती हैं वो हमारे समाज को, हमारी इंडियन कल्चर को मजबूत बनाती हैं। वो डिसरिगार्ड हो गई, उनके ऊपर वो उनके कोई मूल्य नहीं रहे। वर्च्यूज यूजलेस वर्च्यूज, यानी कि उनके कोई मूल्य नहीं रहे। इन द वेक ऑफ मटेरियलिज्म, इन द वेक ऑफ मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म का मतलब है
पदार्थवादी, यानी कि चीज़ें जैसे कि हमारे पास कार नहीं है, बढ़िया कार होनी चाहिए, बढ़िया एसी होनी चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए, बढ़िया सामान होना चाहिए, इसकी होड़ में व्यक्ति ने सब इन वैल्यूज को खत्म कर दिया। वो कमाने के लिए ये सब चीज़ें भूल गया, जिससे कि ये हमारा कल्चरल इरोजन जिसे कहा जाता है कि हमारा जो कल्चर है उसका नुकसान हुआ। तो ये 3 आपने इसकी डिमेरिट्स पढ़ ली हैं। इसके बाद 2-3 डिमेरिट्स और हैं, उसे पढ़ लेते हैं, इतना इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके डिमेरिट्स, आगे की 3 डिमेरिट्स और हैं, इनको और पढ़ लेते हैं। और इसमें 4th है इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, आर्थिक उपनिवेशवाद। जैसा कि सभी जानते ही हैं कि लगभग 200 ईयर्स तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में राज किया, तो उसकी सारी पॉलिटिकल जो नीतियां थी, जो पॉलिटिकल उसका कॉलोनियलिज्म था, जो राजनीतिक उपनिवेशवाद का मतलब है कि जो अदर कंट्री की जो भी लोग हैं या उस वहाँ की गवर्नमेंट हमारे देश में आके अपना राज चलाती है, तो उसे पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। तो वो सब इंडिया ने झेला। तो अब क्या हुआ उसके बाद, जब 1991 में, उसके बाद 47 में जब से इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद जब 1991 में फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, तो उसमें फिर एमएनसीज को इंडिया में आने के लिए इनवाइट कर दिया। तो एमएनसीज आई तो उन्होंने अपना इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म इंडिया में फैला दिया। कहने का मतलब है पहले राजनीतिक उपनिवेशवाद था, अब आर्थिक उपनिवेशवाद हो गया। कहने का मतलब उनने अपनी जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो इंडिया में फैलाई। तो नाउ व्हाइल MNCs are expanding their economic control, we might suffer a sort of economic colonialism. तो जब इंडिया MNCs ने अपनी जो भी इकोनॉमिक कंट्रोल है, अपना आर्थिक कंट्रोल है जो इंडिया में फैलाया मार्केट में इंडिया के, तो उससे हम कहेंगे इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। तो अब है इम्प्लाइंग इस सिचुएशन। अब ये कैसी सिचुएशन है, ये उस सिचुएशन को बताती है वेयर MNCs आर एक्सप्लॉइटिंग इंडियन मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड इन दैट प्रोसेस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर मार्जिनलाइज्ड। तो क्या है, MNC जो है उन्होंने जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने इंडियन मार्केट को एक्सप्लॉइट कर दिया, यानी कि इंडियन मार्केट को अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए एक्सप्लॉइट किया, जिससे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो मार्जिनलाइज्ड हो गए। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है कि वो किनारे पर आ गए। कहने का मतलब उनकी प्रोडक्शन, उनकी सेल कम हो गई। तो इस तरह से इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म फैलाया। किसकी वजह से फैला? LPG पॉलिसीज की वजह से। और उसके बाद 5th पॉइंट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म फैलाया। और कंज्यूमरिज्म क्या होता है? कंज्यूमरिज्म का मतलब है कि हैव एंड हैव नॉट वाली जो प्रॉब्लम सामने आई कि उसके पास है मेरे पास नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि आदमी को एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लग गई कि चीज़ों को खरीदने की, चाहे वो उधार लेकर के कर्ज में डूब के ही ले रहा हो। उससे भी सामाजिक जो हमारा सामाजिक एरिया है वो डाउन जाता है, यानी सामाजिक पतन होता है इससे। तो क्या है इसमें? स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। MNCs स्प्रेड द कंज्यूमरिज्म इन द कंट्री। उन्होंने MNC जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसने कंज्यूमरिज्म फैलाया हमारी कंट्री में। इन इंडियन सोसाइटी इज एडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द वेस्टर्न कल्चर ऑफ स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग्स। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, हमारा भारतीय समाज है, वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगा। चाहे उसकी पूर्ति वो चाहे उधार लेकर के कर रहा हो, उसने उधार लेकर के कर्जा लेकर के अपनी वेस्टर्न कल्चर की जो स्टाइल वेस्टर्न कल्चर का है वो अपनाया और उसको पूरा करने के लिए उसने उधार लेना शुरू किया, कर्ज में डूबना शुरू हो गया वो। और 6th पॉइंट है इसका लोपसाइड ग्रोथ प्रोसेस। लोपसाइड ग्रोथ प्रोसेस का मतलब वन साइड ग्रोथ प्रोसेस। ये
ये क्या रहा, ये जो एलपीजी पॉलिसीज का जो ग्रोथ प्रोसेस रहा ये वन साइडेड ज़्यादा रहा। कैसे कि एलपीजी हैज़ एक्सेलरेटेड द ग्रोथ प्रोसेस, बट ये बात तो सही है कि एलपीजी ने जो ग्रोथ प्रोसेस है उसे काफ़ी आगे बढ़ाया, मतलब बहुत एक्सेलरेट किया, बहुत तेज़ी से उसे आगे बढ़ाया, बट इट इज़ लोप साइडेड, लेकिन ये वन साइडेड था। क्यों था कि इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इसमें सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को नहीं लिया गया। इसमें किसे लिया गया, इस फोकस्ड ओनली इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को पर फोकस इसमें किया गया। फार्मिंग सेक्टर वाज नेग्लेक्टेड एंड रिजल्ट वाज द शॉर्टफॉल ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन्स। तो इन्होंने फार्मिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और नतीजा उसका ये रहा कि जो फूड ग्रेन्स थे, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, वो कमी आ गई। डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक यानी कि हमारे घरेलू, मतलब इंडिया के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन के लिए भी जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई है वो कम पड़ने लगी, और जिसकी वजह से राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, और फूड प्रोडक्ट्स में प्राइसेस बढ़ने लगे। 2009 तक काफ़ी प्राइसेस बढ़ चुके थे फूड ग्रेन्स के। तो इस तरह से ये इसकी डिमेरिट्स हैं, और इन्हें समझ लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने लगभग पूरी तरह से पूरे नोट्स लिख दिए हैं, और इसी से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसे तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।